Okay, good evening to all of you. So welcome to the second lecture of the fluid mechanics. So आपके पास यहाँ पे जैसे आपको पता है लास्ट लेक्चर में अभी हमने बेसिक्स ऑफ फ्लूइड बेसिक प्रॉपर्टीज आपके पास स्टार्ट करी थी रिगार्डिंग दी फ्लूइड आपके पास यहाँ पे ओके। और इसमें आपके पास जो हमने कवर अप करा था वो आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक बेसिक जो लॉ था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसको भी हमने देखा था, ठीक है ना। और इसी के साथ आपने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो जितने भी तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है वो भी हमने कल की क्लास में यहाँ पे कवर अप करे थे। ओके, सो आपके पास जो आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे वो मैं आपके पास इसी पर्टिकुलर चैप्टर को कंटिन्यू यहाँ पे करूंगा। ओके, तो आज आपके पास जो हमारा मेन मोटिव रहेगा वो सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वी हैव टू फिनिश इट टुडे। ओके, सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कल की क्लास में आपके पास यहाँ पे मैंने दिए थे, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या कवर अप यहाँ पे करा था, ठीक है ना, और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले अगर आपके पास यहाँ पे हम देखें तो हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी करी थी। लाइक सबसे पहले हमने डेंसिटी की बात यहाँ पे करी थी, ठीक है। सेकंड आपके पास रिलेटिव डेंसिटी, देन आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड देन आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट। ओके, सो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे कल की क्लास में कवर अप करी थी। और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर हमने कुछ एक बेसिक लॉ पढ़ा था न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और मैंने आपको बताया था कि जो विस्कोसिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, बेसिकली वो आपके पास किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। तो आप इस केस में आप कुछ इस वे में स्टडी देख सकते हो कि अगर आपके पास फ्लूइड में जो फ्रिक्शन है वो काफी ज्यादा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो विस्कोसिटी होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी फ्लूइड की। तो हायर द फ्रिक्शन हायर द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हमने जब स्टडी करी थी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का तो वहां पे हमने कवर अप करा था कि जो शेयर स्ट्रेस जब भी आपके पास एक्सर्ट होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस केस में जो शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो उस केस में आपने यहाँ पे स्टडी करा था एक बेसिक लॉ दैट इज न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी व्हिच इज रिटन बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके, और मैंने आपको बोला था कि आपके पास यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे आप क्या डिफाइन करते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड्स को यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे कि आपके पास यहाँ पे न्यूटोनियन फ्लूइड आपने डिफाइन करे थे एंड देन आपने आपके पास यहाँ पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की आपने स्टडी करी थी। तो आपके पास यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिलेशन था दिस इज वैलिड ओनली फॉर द न्यूटोनियन फ्लूइड, और आपके पास जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हमारे पास जितने भी होंगे तो उस केस में आपने क्या देखा था, पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी व्हिच इज रिटन इन दिस वे। ओके, तो ये कुछ दो हमने लॉ कल स्टडी करे थे। तो अब इस केस में आपके पास जो सेकेंड इक्वेशन जो है वो आपके पास पावर लॉ ऑफ विस्कोसिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस केस में। और जो फर्स्ट आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह के न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की यहाँ पे बात करी थी, जैसे कि सीडोप्लास्टिक हो गया, डायरेडेंट हो गया, थिक्सोट्रोपिक, रियोपैक्टिक, ये कुछ हमने यहाँ पे कवर अप करे थे। और मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो सीडोप्लास्टिक जो फ्लूइड्स हमारे पास जितने भी होंगे उनका जो बिहेवियर है वो सेम आपको देखने को मिलता है एज लाइक थिक्सोट्रोपिक। द ओनली डिफरेंस इज इन द केस ऑफ थिक्सोट्रोपिक यू हैव टू सप्लाई एक्स्ट्रा shear stress in order to deform that particular fluid. Okay, after that it is going to be behave like exactly like the pseudoplastic fluid. And in the same way आपके पास यहाँ पे जो भी हम पढ़ते हैं रियोपैक्टिक फ्लूइड that are very similar to the dilatant fluid, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे अगेन रियोपैक्टिक में आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको एक्स्ट्रा shear stress यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ रही थी टू डिफॉर्म द फ्लूइड एलिमेंट। ओके, तो ये कुछ आपने यहाँ पे कल स्टडी करा था, ठीक है ना। तो बेसिक आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे करी थी। तो कल का जो लेक्चर था बिल्कुल सिंपल था। तो आपके पास आज हम जो स्टडी करेंगे वो आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। कुछ आपके पास यहाँ पे सिंपल सिंपल सी टर्म्स हमारे पास यहाँ पे होती है जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी इन एग्जैक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस केस में आपके पास जो हम शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो की, इस पर्टिकुलर लेक्चर की, तो वो आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करेंगे। अब आपके पास यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमारे पास है, एक चीज का ध्यान रखना, मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द सिलेबस लग सकता है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो आप स्टडी करते हो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की हम यहाँ पे बात करते हो, ठीक है ना। हम यहाँ पे उन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जैसे कल मैंने आपको बताया था हमारे पास जो फ्लूइड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और सेकंड आपको देखने को मिलता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आपके पास जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा उस केस में क्या हो रहा था, जो डेंसिटी चेंज आपको देखने को मिल रहा था वो लेस देन 5% आपके पास यहाँ पे आ रहा था। ओके, और हमने ये भी देखा था कि अगर आपके पास मैक नंबर की वैल्यू लेस देन 0.1 है किसी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए, इन दैट केस वी कैन से द गैसेस कैन बी कंसिडर्ड और अ फ्लूइड कैन बी कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्रेसिबल वन, ठीक है ना। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे देखो, आपके पास यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो बेसिकली है, ये हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है आपके पास यहाँ पर है। तो अगर हम बात करें, जैसे कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल दो तरह का होता है। अब इसमें जो गैसेस है वो जो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड की तरह आप उसे जैसे कंसीडर कर रहे हो, इनका जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एज़ कंपेयर टू इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स, ओके? क्योंकि गैसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है विद द हेल्प बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। तो इस केस में आपके पास यहाँ पर कंप्रेसिबल फ्लूइड लाइक गैसेस का अगर बिहेवियर अगर आपको स्टडी करना है, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, कुछ बेसिक प्रोसेसेस के बारे में या बेसिक परफेक्ट गैस रिलेशन लो, आइडियल गैस जो लो हमारे पास है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस केस में आपके पास जो सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं दैट इज द परफेक्ट गैस लो। बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। आपने ये ऑलरेडी कवर अप कर रखा है, +1 +2 में हम ये ऑलरेडी स्टडी करते हैं, ठीक है ना। बस आपको उसको रिकॉल करना है। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे परफेक्ट गैस लो क्या कह रहा है, इसको जस्ट इस वे में आप समझो। लेट अस सपोज इफ यू हैव अ सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और लेट अस से इफ यू हैव अ कंटेनर व्हिच इज कंसिस्टिंग ऑफ सम गैस। सो आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सा चैम्बर है या कंटेनर है या फिर एक सिंपल सा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमारे पास है, जिसमें यहाँ पे कुछ गैस कंप्रेसिबल सब्सटेंस रखा हुआ है, ओके। एंड हियर आई एम अज्यूमिंग दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पर्टिकुलर गैस इन दिस सिलेंडर इज द प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर T1, ओके। तो अब इस केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहां पर अब ये जो गैस मेरे पास है, इसके पास जो प्रॉपर्टीज जो डिफाइंड है, ठीक है, इनके बीच आपके पास एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं विच इज नॉन एज द परफेक्ट गैस लो। तो परफेक्ट गैस लो सिर्फ आपको यहाँ पे क्या बताता है, ये सिर्फ आइडल गैस की यहाँ पे बात करता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो कैसे रिलेट करती है एक दूसरे के साथ, उसके उसमें हम यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द परफेक्ट गैस लो, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा PV इज गोइंग टू बी इक्वल टू MRT। So that is a simple expression which is this simple expression is known as the perfect gas law। तो अब इस केस में आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, अब ये जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स है ये तो फ्रिक्वेंटली आप इसे यूज करते हो इन द इंटायर थर्मल इंजीनियरिंग पोर्शन, ओके। जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पर है वो थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन को स्टडी नहीं करते, ठीक है ना। आपके पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है ना, जिसमें आपके पास आपको ये इक्वेशन या फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ सकता है। तो आपको जस्ट पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन है क्या और इसमें हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे करती है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में जो प्रेशर P बेसिकली है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, ओके। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसे हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। वहां पे आप प्रेशर को डिफरेंट डिफरेंट तरह से डिफाइन करने वाले हो, एब्सोल्यूट हो गया, गेज हो गया, वैक्यूम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर है उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, आइदर इट कैन बी इन पास्कल और आइदर इट कैन बी इन किलो पास्कल। सेकेंड हम यहाँ पे क्या अज्यूम करते हैं, सेकेंड आपके पास जो टर्म है दैट इज V, इट इज रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम। ध्यान रखना आपके पास यहाँ पर ये वॉल्यूम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी जो यूनिट आपके पास होंगे दैट विल बी मीटर क्यूब, ओके। तो अगर आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम को अगर आप कंसिडर कर रहे हो स्पेसिफिक वॉल्यूम, अगर आप इस V को स्पेसिफिक वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, इन दैट केस द कोरस्पॉन्डिंग मास इज गोइंग टू बी 1 kg। जैसे कल आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम पर यूनिट मास जो है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। अब इस केस में आपके पास यहाँ पे जो M टर्म है, M क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली M इज रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ द गैस व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर। तो ये आपके पास मास ऑफ द गैस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, एंड इन द सेम वे द टर्म R is basically representing the characteristic gas constant। अब थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि ये जो R एक्सप्रेशन है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, तो ये आपके पास characteristic gas constant यहाँ पर आपके पास होगा। अब इस केस में आपके पास जो R है बेसिकली इसकी जो वैल्यू हम जो डिफाइन यहाँ पे करते हैं, ये एक्चुअली में हर एक गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पे होता है, एंड इट्स वैल्यू इज बेसिकली इक्वल टू R बार डिवाइडेड बाय M। अब यहाँ पे R बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R बार बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस केस में आपके पास यहाँ पे जो कैपिटल M है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मॉलिक्यूलर वेट, ओके, इट इज द मॉलिक्यूलर वेट।
अब आपके पास यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है बेसिकली ये आपके पास हर एक गैसेस के लिए सेम रहते कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट हर एक गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके पास होगा और जो वैल्यू ऑफ आर बार है बेसिकली वो आपके पास हर एक गैसेस के लिए सेम यहाँ पे रहता है। तो अगर मैं आपके पास वैल्यू को एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो आर बार होगा इसकी जो वैल्यू आप जो डिफाइन करते हो दैट विल बी इक्वल टू 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये आपको वैल्यू देखने को मिलती है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो m है आपके पास यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर मैं आपके पास यहाँ पे एयर की बात कर रहा हूँ बिकॉज एयर इज अ सिंपली अ गैस अ कंप्रेसिबल सब्सटेंस। तो आपके पास जो एयर है एयर का मॉलिक्यूलर जो वेट है वो अराउंड आपके पास यहाँ पे 29 के इक्वल आपके पास होता है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हो फॉर अ एयर so it can be written as 8.314 divided by 29 and its value will come out to be around 0.287. Okay, and its unit will be kilojoule per kilogram Kelvin. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। सो इस वे में आपके पास यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ गैसेस हमारे पास होगी एयर हो गया CO2 हो गया SO2 जितने भी डिफरेंट गैसेस है सबके लिए आप यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसका आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में अब आपके पास यहाँ पे हम क्या स्टडी करते हैं आपके पास ये जो परफेक्ट गैस लो जो हमारे पास है इसका जो एक्सप्रेशन है इसको हम थर्ड डिफरेंट वे में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपके पास जो सेकंड वे में जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा जाता है इट विल बी इक्वल टू PV इक्वल टू NR/T। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन को आप कुछ इस फॉर्म में यूज कर रहे हो फॉर अ कंप्रेसिबल गैस सो इस केस में जो N है इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ द गैस। ओके, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने मोल ऑफ गैस आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर बार होगा इट विल बी सेम। ओके, बिकॉज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हर एक गैसेस के लिए क्या होगी सेम आपके पास यहाँ पे होती है। ओके, तो ये दो रिलेशन है जो कि आप स्टडी करते हो फॉर अ परफेक्ट गैस और फॉर अ आइडल गैस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब भी आप गैसेस को जब क्लासिफाई करते हो गैसेस हमारे पास आइडल हो सकती है या फिर आपके पास रियल हो सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखना जो भी रियल गैसेस हमारे पास होती है रियल गैसेस के लिए ये दोनों के दोनों फॉर्मूलाज एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेस। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे रियल गैसेस का टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई अगर आपके पास होगा हाई टेम्परेचर अगर आपके पास होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा वो लो होगा तो उस टाइम पे हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि रियल गैस जो है वो ओबे कर रही है आइडल गैस को और वी कैन से द रियल गैस इज एग्जैक्टली बिहेविंग लाइक द आइडल गैस। ओके, तो उस केस में आप यहाँ पे जो भी हमारे पास परफेक्ट गैस लो के रिलेशन है इसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में आपके पास यहाँ पे हम कैसे रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ हम बेसिकली अब प्रोसेसेस की बात करेंगे। अब प्रोसेसेस का मतलब यहाँ पे क्या होता है जैसे आप इसको कुछ इस वे में समझो लेट अस सपोज इफ यू हैव अ सिंपल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ओके, तो आपके पास यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूं जो पिस्टन है वो पॉइंट नंबर 1 पर है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास यहाँ पे जो भी एयर या जो भी गैस हमारे पास है उसने एक पर्टिकुलर स्टेट को अचीव कर रखा है। So here I am assuming that the pressure is P1, volume is V1 and temperature is T1। तो अब एक चीज देखो अब आपके पास यहाँ पे जब एक पर्टिकुलर जो गैस है वो एक यहाँ पे डिफाइंड प्रॉपर्टीज को अटेन करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक स्टेट यहाँ पे वो अचीव करेगा। ओके, तो अब इस केस में क्या हुआ अब आपके पास यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पिस्टन को एक्सपैंड करें फ्रॉम 1 to 2 सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एयर है वो भी एक्सपैंड होगी जो गैस है वो भी एक्सपैंड होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज है प्रेशर हो गया वॉल्यूम हो गया टेम्परेचर हो गया दीज प्रॉपर्टीज आर गोइंग टू चेंज। तो यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो है वो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो इस केस में जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट को अचीव कर रहे हो ठीक है ना और बीच में आपके पास जो नंबर ऑफ स्टेट्स आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास एक प्रोसेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे अब जैसे देखो हम जो डिफरेंट जो प्रोसेसेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपके पास एक स्टेट से दूसरी स्टेट को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं चेंज करने वाले हैं बस पे आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास
जब 1 से 2 आपके पास जब पिस्टन मूव कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टेट है वो चेंज होगी और आपके पास जो प्रॉपर्टीज है वो एक डिफाइंड वे में वेरी करती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास, जैसे देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम स्टडी करते हैं तो थोड़ा डिफरेंट वे में स्टडी करते हैं। तो आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर आपके पास किसी भी फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो अगर चेंज हो रही है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अप्लाइंग द एनर्जी इंटरेक्शन, बाय डूइंग सम एनर्जी इंटरेक्शन, देन इट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो अगर कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर 1 से 2 अगर आपके पास एक्सपेंशन हो रही है और इस वे में हो रही है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट मेंटेन है, इन दैट केस वी कैन से इट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इस केस में आप ये देखो, इनिशियली जब पिस्टन आपके पास यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पे था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड एज E1 V1 MRT1, कुछ इस वे में आप डिफाइन कर सकते हो। और आपके पास यहाँ पे जब पिस्टन पिस्टन आपके पास पोजीशन नंबर 2 पे जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज होगी उनमें आप रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हो P2 V2 इक्वल टू MRT2, कुछ इस वे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपके पास जब यहाँ पे स्टेट जब चेंज हो रही है फ्रॉम 1 to 2 तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर अगर डेंसिटी में चेंज आपको देखने को मिला तो हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस केस में आप देख सकते हो, तो यहां पर आपके पास जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, दैट मींस द T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T। So we can simply say that the product of pressure and volume is going to be equal to P2 into V2, ये आप कह सकते हो। ओके तो हम सिंपली वे में यहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई भी कंप्रेसिबल सबस्टेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है और आपके पास इस वे में जा रहा है कि टेम्परेचर हर एक पॉइंट पर सेम है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। ओके तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा प्रेशर एंड वॉल्यूम का, इट इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। और आप यहाँ पे देख सकते हो, अब आपके पास यहाँ पे इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं P बाय रो इक्वल टू कांस्टेंट, आप इस फॉर्म में भी इसे लिख सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। सेकंड, इसी लो को आप यहाँ पे क्या नाम देते हो, यही लो आपके पास यहाँ पे होता है बेसिकली बॉयल्स लो, ठीक है, जिसके हम स्टडी करते हैं आपके पास +1 +2 में। ओके तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट आपके पास यहाँ पर है। अब इस केस में देखो, जरूरी नहीं है कि आपके पास यहाँ पे जब पिस्टन 1 से 2 जा रहा है या फिर जब स्टेट चेंज हो रही है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज कुछ भी चेंज हो सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूं कि आपके पास जब 1 से 2 जब पिस्टन मूव कर रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर यहाँ पे प्रेशर जो है मेरे पास, प्रेशर अगर ये आपके पास कांस्टेंट है यहाँ पर, इन दैट केस वी कैन से दैट द प्रोसेस इज नोन एज द आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है सिंपल सा कि आपके पास अब जो प्रेशर है वो क्या रहने वाला है, वो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो आप देख सकते हो, अगेन मैं सेम वे में प्रोसीड करूंगा यहाँ पे। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, इनिशियल पोजीशन पे आप डिफाइन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन कुछ इस वे में, ठीक है। तो अब कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब 1 से 2 अब जब जा रहा है तो देखो एक चीज, मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मास चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मास ना से आपके पास ना तो कहीं से एग्जिट कर रहा है ना तो कहीं आपके पास यहां से एंटर कर रहा है। सेकंड, आर जो है वो एक पर्टिकुलर गैस के लिए, एक पर्टिकुलर गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ओके, बट एक पर्टिकुलर गैस में आपके पास इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड द मॉलिक्यूलर वेट। तो इस केस में अगर हम यहां पे देखें तो आप यहां पे चेक करोगे तो आपके पास यहां पे जो वॉल्यूम है इसको कुछ हम इस वे में यहां पे लिख सकते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली एट स्टेट नंबर 2 यू कैन राइट द वॉल्यूम V2 विल बी इक्वल टू mr डिवाइडेड बाय P2 इंटू T2। ओके तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके पास यहाँ पे चेंजिंग स्टेट के टाइम पे जो
प्रेशर है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, और मास और आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है इट इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहां पर आप सिंपली कह सकते हो कि हमारे पास जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां पे अगर आपके पास 1 से 2 अगर पिस्टन मूव करता है, अगर एयर एक्सपैंड करती है, at that point of time volume is going to be increased and correspondingly the temperature is also going to be increased. ओके तो यहां पर हम स्टडी करते हैं आपके पास इस पर्टिकुलर रिलेशन की। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस केस में, ठीक है। इसी को आप यहां पे क्या बोलते हैं, बेसिकली यही आपके पास यहां पे होता है चार्ल्स लॉ। अब इस केस में अगर हम यहां पे डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, आई कैन राइट 1/ρ। अब एक चीज देखो, वॉल्यूम को मैं अज्यूम कर रहा हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम इज अ डेंसिटी। तो आपके पास यहां पे जो प्रोडक्ट है आपके पास डेंसिटी एंड टेम्परेचर का, इट इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। इसका यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आपके पास जैसे फर्स्ट केस में अगर आप देखोगे, प्रेशर और आपके पास यहाँ पे डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। इस केस में जो डेंसिटी और टेम्परेचर है दे आर गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी? बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट आपके पास बेसिक आपके पास यहाँ पे रिगार्डिंग दी कंप्रेसिबल गैसेस, ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास लास्ट प्रोसेस हमारे पास है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब यहां पे क्या हुआ? सो अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास अगेन यहां पे क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है एंड हियर द पिस्टन इज एट पॉइंट नंबर 1। तो इस केस में अगर हम यहां पे बात करें तो पिस्टन जो है वो 1 से 2 क्या कर रहा है, अगेन एक्सपेंशन परफॉर्म कर रहा है। नाउ द ओनली थिंग इज, अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे आप ये देखो इस केस में, जैसे मैंने आपको बोला 1 से 2 अगर जब आपके पास सिस्टम जा रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। कोरस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यू आर सप्लाइंग हीट इनटू द सिस्टम। तो देयर आपके पास यहाँ पे कुछ हीट ट्रांसफर हो रहा है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर। इन द सेम वे आपके पास यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के टाइम पे भी कुछ क्या होता है, एनर्जी इंटरेक्ट करती है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को कुछ आप इस वे में देख सकते हो कि आपके पास जो सिलेंडर है इसको हमने क्या कर रखा है, इसको कंप्लीट आपने इंसुलेट करके यहां पे रखा हुआ है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट इंसुलेशन अगर आपने कर रखी है तो उस केस में कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड चेंज हो रही है विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से इट इज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और आपके पास इसे हम यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आइसेंट्रोपिक का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपके पास थर्मोडायनेमिक्स में कवर अप करूंगा, और आपके पास सिविल वालों के लिए आपको यहाँ पे कवर अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट इट इज आल्सो नोन एज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो जब आपके पास पिस्टन 1 से 2 जब आपके पास यहाँ पे मूव करता है तो हियर वी अज्यूम दैट द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो PV to the power gamma is equal to constant, and here the value of gamma is basically equal to 1.4 for the air। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपके पास यहाँ पे जो गामा है इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको आप यहाँ पे बोलते हो सिंपली एडियाबैटिक इंडेक्स, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एडियाबैटिक इंडेक्स आपके पास यहाँ पे होता है। और अगर हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करें तो इट इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट at constant pressure to the specific heat at constant volume, ठीक है ना। अब आपके पास इसका आपको एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं आपके पास सिस्टम जो है फॉलो करता है जब वो वन स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और अगर आप सेम एक्सप्रेशन को डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हो, सो हियर यू कैन राइट P/ρ टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। बस ये एक्सप्रेशंस आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए फॉर अ सिविल स्टूडेंट्स। मैकेनिकल के लिए जो भी इसका डिटेल एनालिसिस है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ पे करने वाले हैं, ओके। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स और इसकी वैल्यू याद आपको एज इट इज होनी चाहिए 1.4 फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और आपके पास यहाँ पे जो Cp/Cv है वो स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है। और गामा जो है वो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ
स्पेसिफिक हीट ऑफ आपके पास यहाँ पर है एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो ये कुछ आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग द कंप्रेसिबल गैसेस। ओके, तो ये हल्का सा एक कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड होता है यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, तो अगर आपने इसको कवर अप कर लिया तो अगर इन केस अगर आपसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो आप इजीली टैकल कर सकते हो। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक्स में। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपके पास यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में, दैट इज द सरफेस टेंशन। अब यहाँ पे सरफेस टेंशन एक्चुअली में होता क्या है? एक्चुअली में अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको इस वे में समझो। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी आप किसी लिक्विड को स्टोर करते हो किसी कंटेनर में, ओके, तो आपके पास जो लिक्विड है वो टॉप पे एक फ्री सरफेस की फॉर्मेशन करता है, ओके, और फ्री सरफेस जो है वो आपके पास एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ठीक है ना, अब वहां पे जो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह जो आपके पास टॉप लेयर है वो बिहेव कर रही है, इट इज ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन एक्चुअली में है कुछ नहीं, जस्ट आप नाम से इसका मतलब यहाँ पे निकाल सकते हो। टेंशन का मतलब आपके पास फोर्स, ओके, और आपके पास यहाँ पे सरफेस मतलब ऑन द सरफेस। सो बेसिकली द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ अ फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज द सरफेस टेंशन फोर्स। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना, तो आपके पास कंटेनर है। तो जैसे अगर आप देखोगे एक सिंपल सा कंटेनर है, कंटेनर में अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास फ्री सरफेस की फॉर्मेशन हो रही है, और इस फ्री सरफेस के ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या होगा, इसके पैरेलल एक टेंसाइल फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगी, एंड दैट पर्टिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द सरफेस टेंशन। ओके, तो ये आपके पास एक फोर्स को ही रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है। अब क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन जो है वो आपके पास यहाँ पे क्यों देखने को मिला? जैसे कल हमने विस्कोसिटी को जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो विस्कोसिटी है इट इज ड्यू टू द कोहेशन in the gases and it is due to the molecular moment it is due to the cohesion in liquid and it is due to the molecular momentum transfer in the gases। सेम वे में अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो ये भी आपके पास कोहेशन की वजह से आपको देखने को मिलता है। इसको आप कुछ इस वे में समझो, लेट अस सपोज इफ यू हैव अ सिंपल कंटेनर और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड रखा हुआ है, ओके, तो अगर मैं आपके पास इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट को अगर कंसिडर करता हूँ, लाइक पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी एंड हियर द पॉइंट नंबर सी, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे जो डिफरेंट पॉइंट्स है ये चारों के चारों तरफ से क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ पे अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे जो जैसे पॉइंट नंबर सी को अगर हम ऑब्जर्व करें, सो इट इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल दी डायरेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे जो सराउंडिंग जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड द सेम वे यू कैन सी if the point is at is at on the top of the surface, तो अगर आपके पास कोई पॉइंट टॉप पर अगर प्रेजेंट है तो उस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो पार्टिकल है वो आपके पास बॉटम पे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, ओके, एंड ऑन द टॉप इट इज नॉट अट्रैक्टिंग टू द सराउंडिंग फ्लूइड। तो इन दैट केस आपके पास यहाँ पे क्या होगा, सरफेस के ऊपर बिल्कुल आपके पास यहाँ पे जो पार्टिकल है वो आपके पास इक्वली अट्रैक्ट होने की यहाँ पे कोशिश करता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द टेंसाइल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन फोर्स। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ड्यू टू दी सरफेस टेंशन आपके पास जो फ्री सरफेस है वो आपके पास अंडर टेंशन बिहेव करती है, और इस केस में आपके पास एक पुलिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है पैरेलल टू दी सरफेस। ठीक है ना, और अब आप जब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो सरफेस टेंशन को तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, इसमें सिर्फ एक जो टेंसाइल फोर्स जो एक्ट कर रही है पैरेलल टू दी सरफेस, अगर आप इसे पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करते हो सो दैट पर्टिकुलर फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द सरफेस टेंशन। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब ये होता क्यों है, इट इज ड्यू टू दी कोहेशन ओनली। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर मैं आपके पास बात करता हूं टेम्परेचर के साथ वेरिएशन इसका, तो आप खुद सोच के देखो यार, अगर आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे किसी भी लिक्विड का तो इस केस में क्या होगा, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्सेस है इट इज गोइंग टू बी डिक्रीज, तो करस्पॉन्डिंगली जो सरफेस टेंशन है वो यहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ग्राफ आपको नजर आ रहा है। अब इस ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मली आपके पास जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर आपके पास अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास प्रेजेंट है, at that point of time the value of the surface tension is around 0.073, ये आपको वैल्यू देखने को मिलती है। तो आपके पास यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है इट इज इक्वल टू 0.073। अब आपके पास यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा,
आपके पास यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस आपके पास डिक्रीज होगी एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सरफेस टेंशन है वो रिड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो एट 100 डिग्री सेल्सियस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज बेसिकली इक्वल टू 0.059। ओके, तो लीनियर आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जो ग्राफ है वो कैसे कर रहा है, वो आपको डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली यहाँ पर। ओके, तो इसका ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो सबसे पहले इट इज डिपेंडिंग ड्यू टू दी कोहेसिव फोर्सेस। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए। सेकंड, इस केस में आपके पास यहाँ पे ये लगातार डिक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और आपके पास यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एज इट इज आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन फ्रेम होता है रिगार्डिंग सरफेस टेंशन, उसमें आपके पास सिग्मा या सरफेस टेंशन की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड नहीं होती। आपको एज इट इज यहाँ पे वैल्यू याद रखनी पड़ सकती है कभी कभी। ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो स्पेसिफिकली 2 केसेस के लिए आपको ये वैल्यूज एज इट इज यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। तो मान लो अगर आपके पास यहाँ पे, जैसे हम प्रीवियस केस की बात करें, तो यहाँ पे वाटर की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो आपके पास किसके साथ कांटेक्ट बना रहा है, एयर के साथ कांटेक्ट बना रहा है। फ्री सरफेस के ऊपर क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो आपके पास यहाँ पे वाटर एयर का इंटरफेस जो मेरे पास यहाँ पर है, इस टाइम पर अगर आप देखोगे आपके पास जो सरफेस टेंशन की जो वैल्यू है वो 0.073 आप कंसीडर करते हो एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू एज इट इज आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर कभी न्यूमेरिकल फंस जाए और उसमें वैल्यू ना गिवन हुई सिग्मा की, तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद रहनी चाहिए। सेम वे में अगर आपके पास यहाँ पे एयर और मर्करी का इंटरफेस है, इन दैट केस द वैल्यू कैन लाई बिटवीन द 0.48 और 0.52। आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू को अज्यूम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो बहुत ही सिंपल सा केस आपके पास यहाँ पे आइए होता है। अब आपके पास नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा एक और चीज का ध्यान रखना, जैसे अगर हम बात करें आपके पास सरफेस टेंशन का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। सरफेस टेंशन आपके पास था क्या, एक टेंसाइल फोर्स है, एक मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक जो लिक्विड की जो सरफेस है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन की हेल्प से जो लाइट वेट जो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास होते हैं वो इजिली फ्लोट कर सकते हैं आपके पास फ्लूइड के ऊपर। जैसे अगर हम बात करें एक सिंपल से लीफ की, ठीक है ना, एक आपके पास यहाँ पे पत्ते की, या फिर आपके पास छोटे-छोटे इंसेक्ट्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, वो इजिली फ्लोट कर सकते हैं, वो आपके पास इजिली मूव कर सकते हैं आपके पास सरफेस के ऊपर। ओके, ड्यू टू दी सरफेस टेंशन आपके पास यहाँ पे इफेक्ट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है किसी फ्री सरफेस के ऊपर, तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, आपके पास सरफेस के पैरेलल क्या एक्ट कर रही है, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे जो वेट है ऑब्जेक्ट का, इट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रेक दिस इलास्टिक फोर्सेस हियर। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास जो बॉडी है वो लिक्विड की फ्री सरफेस के ऊपर क्या करेगा, फ्लोट यहाँ पे करने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये कुछ इफेक्ट्स आपके पास यहाँ पर है सरफेस टेंशन के। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट, आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस, ठीक है ना। लिक्विड ड्रॉपलेट के केस में, आपके पास सो बबल के केस में, और उसके बाद लिक्विड जेट के केस में हम यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। लाइक आपके पास यहाँ पे जैसे फर्स्ट केस में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट केस में मैं यहाँ पे जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ, इट इज अ प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉपलेट। तो यहाँ पर क्या कंसिडर हम करके चले हुए हैं, आपके पास एक सिंपल सा स्फेरिकल एक ड्रॉपलेट है बेसिकली मेरे पास, ठीक है। एयर बबल हो सकता है या फिर वाटर ड्रॉपलेट आपके पास यहाँ पे हो सकता है, और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास ड्रॉपलेट का जो डायामीटर है इट इज इक्वल टू डी हियर। तो अब आपके पास, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमारे पास जो सरफेस टेंशन है वो हमेशा सरफेस पे एक्ट करेगा, ठीक है ना। यही आपने देखा था ना कि सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के ऊपर एक्ट करता है और ये हमेशा सरफेस के पैरेलली एक्ट करेगा। तो इस केस में अब आपके पास यहाँ पे हुआ क्या, अगर आप देखोगे सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड है, जो बॉडी है मेरे पास, ठीक है ना, जो ड्रॉपलेट है वो एक स्फेरिकल शेप को ट्राई करने की आपके पास यहाँ पे गेन करने की कोशिश कर रहा है। क्यों कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये आपके पास लगातार अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, और इस केस में सरफेस के पैरेलल आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। अब इस केस में अगर हम देखें, आपके पास यहाँ पे जब ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, जो इनसाइड जो प्रेशर है वो आपके पास थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सराउंडिंग प्रेशर। तो इस केस में जब आपके पास बबल की फॉर्मेशन जब यहाँ पे होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अंदर से आपके पास एक प्रेशर फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगा। अब जैसे समझने की कोशिश करो यार, एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है बेसिकली, ये आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ और आपके पास सरफेस के पैरेलल क्या एक्ट कर रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, तो ये इसको लगातार मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है।
तो जैसे जैसे ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ जो प्रेशर आपके पास यहाँ पे होगा, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है ना, इसका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, तो आपके पास जो प्रेशर फोर्सेस यहाँ पर होगी, जो प्रेशर फोर्सेस आपके पास आ रही है यहाँ पे P2 माइनस P1 की वजह से, ये किससे बैलेंस हो रही है? ये आपके पास सरफेस टेंशन फोर्सेस से बैलेंस हो रही है। तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप एनालाइज कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, इस तरह की, तो यहां पर दो तरह की फोर्सेस एक्ट करती है। सबसे पहले सरफेस के अलोंग हमेशा सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट करेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब ये मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो आपके पास यहाँ पे चेंज होगा, तो आपके पास एक प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। ओके, तो आपके पास यहाँ पे प्रेशर फोर्सेस के साथ साथ सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पे आप कंसिडर करोगे। तो इस केस में अगर हम बात करें, अगर आप यहां पे देखोगे, तो इस केस में हमारे पास यहां पे हुआ क्या? अब मैं यहां पे ड्रॉपलेट को दो पार्ट्स में कट कर रहा हूं। तो जब मैं दो पार्ट्स पे यहां पे कट इसे करूंगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारे पास सरकमफ्रेंस के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रही है, दैट इज दी सरफेस टेंशन फोर्स सिग्मा, और आपके पास इनसाइड पे एक प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है। लेट अस से दिस प्रेशर फोर्स इज P1 फ्रॉम द इनसाइड, एंड फ्रॉम द आउटसाइड इट इज, लेट अस से इट इज इक्वल टू P2। तो यहां पर आप जब कैलकुलेशन करोगे, तो आपको दोनों की दोनों फोर्सेस कंसिडर करनी है। सो हियर यू कैन सी द सरफेस टेंशन फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द वैल्यू ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाई बाय, देखो सरफेस टेंशन क्या था आपके पास? फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही था। तो आपके पास सरफेस टेंशन किस लेंथ के अलोंग लग रहा है, उसको आप कैलकुलेट करो यहां पे। सो हियर यू कैन से इट इज एक्टिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बबल। तो sigma into pi d, this will be the surface tension force, okay, and correspondingly the pressure forces will be equal to P1 minus P2 into pi by 4 d square। ठीक है, ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान आपको रखना है, जब भी आप प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हो, आपको हमेशा यहां पे प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करना है। ठीक है ना, क्यों कंसीडर करना है? बिकॉज हियर प्रेशर इज अ, आपके पास जो प्रेशर फोर्स हो गया, जैसे उसके आपके पास सरफेस टेंशन फोर्स हो गया, दीज आर दी वेक्टर क्वांटिटीज। तो आपको प्रॉपर्ली ऐसे डायरेक्शन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बट प्रेशर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपके पास लिक्विड ड्रॉपलेट को मेंटेन रखना है, आपका स्टेबल यहाँ पे रहना है, तो इन दैट केस द सरफेस टेंशन फोर्स एंड द प्रेशर फोर्स हैज टू बी इक्वल टू ईच अदर। तो कोरेस्पॉन्डिंगली अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, कंसिडर करोगे इसे, so here you will find the pressure difference which is there on this droplet, liquid droplet or a air bubble is basically equal to, तो आप देख सकते हो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, सिंपली 4 सिग्मा बाय डी के इक्वल आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रेशर डिफरेंस का। ओके, तो ये अब इस फॉर्मूले से आपको क्या पता लग रहा है कि हमारे पास जो प्रेशर डिफरेंस है वो आपके पास किस पे डिपेंड कर रहा है? वो आपके पास डायमीटर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर है। तो दैट मींस अगर आपके पास यहाँ पे बबल का जो डायमीटर है वो लगातार यहाँ पे रिड्यूस होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर डिफरेंस होगा इन द इनसाइड एंड द आउटसाइड, इट इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज। एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आपके पास डायमीटर को अगर आप बड़े साइज का करते जाओगे, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके पास प्रेशर डिफरेंस है वो रिड्यूस होगा, और बबल जो है वो बर्स्टिंग कंडीशन पे आपके पास यहाँ पे की तरफ यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट केस आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है प्रेशर इनसाइड अ सो बबल। तो जब आप यहाँ पे सो बबल की जब कैलकुलेशन यहाँ पे करते हो, इन दैट केस आपके पास दो डिफरेंट बबल्स क्रिएट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक सिंपल सा सो बबल आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, जिसका इनसाइड जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू डी, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली हियर आई एम अज्यूमिंग दैट द थिकनेस इज टी हियर। अब इस केस में आपके पास जो डाया की जो वैल्यू होगी, इट विल बी वेरी हाई, इट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द थिकनेस। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो आउटसाइड डायमीटर होगा डी नॉट, विच विल बी इक्वल टू डी प्लस 2t, इट इज नियरली इक्वल टू डी ओनली। ओके, तो इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर क्या रहने वाले, सेम आपके पास यहाँ पे रहने वाले हैं। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे इस सो बबल को कट अगर करते हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे
कि आपके पास जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो आउटसाइड सरफेस के ऊपर और जो इनसाइड सरफेस है दोनों पे आपके पास यहाँ पे एक्ट करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आपके पास जो सरफेस टेंशन फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई डी। सो आपके पास पाई डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल। ठीक है ना? प्लस सिग्मा इनटू पाई डी नॉट। तो अब आपके पास अगर आउटसाइड डायमीटर जो डी नॉट के अगर इक्वल है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सरफेस टेंशन फोर्स कंसीडर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो एफ की जो वैल्यू आपके पास आएगी इट विल बी अराउंड 2 सिग्मा पाई डी। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो इस केस में अगर हम यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर फोर्स को यहाँ पे निकालें, सो प्रेशर फोर्स विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P1 माइनस P2। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, जब आप किसी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हो तो उस केस में जब भी आप प्रेशर फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हो वो हमेशा इनसाइड प्रेशर फोर्स को कंसीडर करके निकालता है। ठीक है ना? यहाँ पर मैं प्रेशर डिफरेंस की बात कर रहा हूँ बिकॉज बुक्स में आप अज्यूम करते हो कि वो गेज प्रेशर है एंड गेज प्रेशर इज ऑलवेज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? तो वहां पे वो बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर रहे हैं कि आउटसाइड पे जो प्रेशर है दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो ड्रॉपलेट है, चाहे कोई भी ड्रॉपलेट क्यों ना हो, इनसाइड प्रेशर और आपके पास जो आउटसाइड प्रेशर है वो डिफरेंट डिफरेंट है एंड इट इज हैविंग अ डिफाइंड वैल्यू ऑफ P1 एंड P2 हियर। ओके, तो कोरस्पॉन्डिंगली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास आएगी इट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रेशर फोर्सेस। ओके, तो इस केस में आप देख सकते हो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हो तो आपको देखने को मिलेगा अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन here you will find that the pressure difference is basically equal to 8 sigma by d। ओके, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे सरफेस टेंशन बबल का जो लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस टेंशन और डायमीटर अगर सेम है, इन दैट केस आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस होगा 100 बबल में वो डबल होगा एज कंपेयर टू दी वाटर ड्रॉपलेट और एयर बबल आपके पास यहाँ पे। ठीक है ना? इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आप यहाँ पे देखते हो इनसाइडर लिक्विड जेट। अब लिक्विड जेट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अगर आपके पास किसी नोजल से कोई फ्लूइड अगर आपके पास यहाँ पे एग्जिट कर रहा है सो इट इज बेसिकली अ जेट हियर। ठीक है ना? तो इस केस में हमारे पास एक सिंपल सा जेट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास है और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास जो जेट है इसकी लेंथ है कैपिटल एल एंड द डायमीटर इज बेसिकली इक्वल टू कैपिटल डी। तो अब आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे सिंपली क्या करा है, इस जेट को कट कर दिया। ठीक है, आप इसे अलोंग दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आप यहाँ पे कट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस वे में क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको नजर आएगा। यहाँ पे L जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेट की लेंथ, D इज रिप्रेजेंटिंग द डाया ऑफ द जेट। ओके, एंड कोरेस्पॉन्डिंगली आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्सेस को कंसीडर करना पड़ेगा। सो हियर वी आर हैविंग द सरफेस टेंशन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग अलोंग दिस लेंथ। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो सरफेस है ये वाली क्रिएट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे कट करते हो तो आपको ऑब्जर्व होगा कि आपके पास जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो आपके पास यहाँ पे इन दो लाइंस के ऊपर यहाँ पे एक्ट कर रही है एंड कोरेस्पॉन्डिंगली अगर जब आप प्रेशर फोर्स को आप कंसीडर करोगे तो आपको कौन सा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया कंसीडर करना पड़ेगा एंड दिस विल बी द प्रोजेक्टेड एरिया। सो हियर यू विल फाइंड दैट द सरफेस टेंशन फोर्स विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू 2L। ठीक है ना? आपके पास ऊपर वाला L और आपके पास जो यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, इन दोनों के दोनों आपके पास लेंथ के ऊपर क्या लग रही है, सरफेस टेंशन आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है एंड सिमिलरली आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स है इट विल बी इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय। अब आपके पास यहाँ पे जो प्रेशर फोर्स को आप जब लिख रहे हो तब देखो इस रेड कलर के पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो इट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट विल बी इक्वल टू D इंटू L। ओके, तो अगर आप इसे सॉल्व यहाँ पे सिंपली करते हो तो आपके पास आपको देखने को मिलेगा कि जो सरफेस टेंशन फोर्स है
अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन वो प्रेशर फोर्स के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे रिलेशन मिलेगा दैट इज द प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू 2 सिग्मा सॉरी हाँ 2 सिग्मा upon d के equal. So here you can see in all the expression the pressure difference is basically inversely proportional to the diameter. ओके तो ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो डायमीटर जेट का हो या फिर आपके पास डायमीटर 100 बबल या फिर हम वाटर ड्रॉपलेट की बात क्यों ना करें। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से एक्सप्रेशन है, ये आपको रिलेटेड टू आपको इस टॉपिक यहाँ पे याद रहनी चाहिए एज इट इज, क्योंकि सिंपल से न्यूमेरिकल यहाँ पे फ्रेम होते हैं। और रिसेंट जो भी आपका एग्जाम हुआ था इरिगेशन का ए का, उसमें आपके पास क्वेश्चन भी फ्रेम इससे रिलेटेड हुआ भी था। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कैपिलरिटी। ओके, तो सरफेस टेंशन जैसे आपने देखा, सरफेस टेंशन एक फिनोमिना था जिसकी वजह से क्या होता है, कोई बॉडी जो है वो आपके पास अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, और ये आपके पास एक टेंसाइल फोर्स है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास जो लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वो एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। ओके, और जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसे हम हमेशा पर यूनिट लेंथ में कैलकुलेट यहाँ पे करते हैं। अब इस केस में अगर हम बात करें कैपिलरी की या कैपिलरिटी इफेक्ट की, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है राइज और फॉल को। मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी कंटेनर, लेट अस से इफ यू हैव अ सिंपल कंटेनर, और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड आपके पास रखा हुआ है, और आपने इस कंटेनर के अंदर एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को क्या कर रहा है, इमर्स यहाँ पे कर रहा है। आपने जैसे आपके पास स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को यहाँ पे डाल दिया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू दी एडहेशन और कोहेशन, जो लिक्विड है वो आपके पास ट्यूब के अंदर राइज कर सकता है, या फिर वो आपके पास ट्यूब में फॉल कर सकता है आपके पास एडजेसेंट लेवल के कंपेरेबल में। ठीक है ना, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो राइज और फॉल जो फिनोमिना आपको देखने को मिल रहा है रिलेटिव टू दी एडजेसेंट जनरल लेवल, तो इसको हम यहाँ पे सिंपली क्या बोलते हैं, आपके पास यहाँ पे बोलते हैं कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी इफेक्ट। अब यहाँ पर ये जो आपके पास होता है ये एडहेशन और कोहेशन दोनों की वजह से आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कैसे आपको देखने को मिलेगा, सो लेट अस सपोज सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, लेट अस से कि आपके पास जो भी लिक्विड है, कोई भी जो लिक्विड है, उसमें जो एडहेशन जो आपके पास यहाँ पर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेशन, लेट अस से। अब यहाँ पे एडहेशन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, एडहेशन इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, दो डिफरेंट आपके पास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द आपके पास यहाँ पे एडहेशन, एंड द कोहेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लाइक मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास जब एडहेशन की वैल्यू ज्यादा होगी कोहेशन के कंपेरेबल, तो आपके पास जो लिक्विड है वो अनलाइक मॉलिक्यूल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ओके, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके पास यहाँ पर जो लिक्विड है वो राइज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। अब यहाँ पे राइज क्यों कर रहा है, बिकॉज हियर द एडहेशन इज मोर देन द कोहेशन। ओके, तो इसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम बात करें आपके पास सेकंड केस की, लेट अस से आपके पास अगेन वी हैव सम लिक्विड, ओके, एंड हियर वी हैव इमर्ज्ड अ स्मॉल डायमीटर ट्यूब। अब मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास यहां पर आप यहां पे अज्यूम कर रहे हो कि आपके पास जो कोहेशन है, जो कोहेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेशन। ठीक है ना, तो आपके पास कोहेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडहेशन। तो इस केस में आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कोहेशन की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लाइक मॉलिक्यूल ज्यादा होने की वजह से जो फ्लूइड है वो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे कुछ इस वे में आपको देखने को मिलेगी, लिक्विड का लेवल कुछ इस वे में आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, राइज देखने को मिल रहा है। सो दैट इज द कैपिलरी इफेक्ट, ओके, व्हिच इज बेसिकली टेकिंग प्लेस ड्यू टू द एडहेशन एंड कोहेशन। इसका यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस केस में आपके पास यहाँ पर ये जो फ्री सरफेस की जो फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो फ्री सरफेस की फॉर्मेशन हो रही है और आपके पास यहाँ पे जो फ्री सरफेस की फॉर्मेशन हो रही है, दैट पर्टिकुलर फ्री सरफेस इज नोन एज द मेनिस्कस। तो ये आपके पास यहाँ पर है मेनिस्कस। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट एंगल को डिफाइन करते हैं। चलो मैं आपको कॉन्टैक्ट एंगल भी अभी बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट एंगल यहाँ पे होता क्या है।
एक्चुअली में कांटेक्ट एंगल के बेसिस पे आप यहाँ पे डिफाइन करते हो कि हमारे पास जो लिक्विड है वो वेटिंग लिक्विड होगा या फिर नॉन वेटिंग लिक्विड आपके पास यहाँ पे होगा। तो अगर जैसे कि हम इस केस में बात करें, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको थोड़ा डायग्राम क्लियर सा यहाँ पे शो कर दूं। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सो लेट अस से दिस इज द फ्री सरफेस, सो दिस इज द मेनिस्कस। ओके, अब आपके अगर थोड़ा ध्यान दो तो आपके पास यहाँ पर जो लिक्विड है वो साइड से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है टू दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द ट्यूब, ओके, ड्यू टू दी अडहेशन हेयर। तो इस केस में अगर मैं आपके पास यहाँ पे फ्री सरफेस ऑफ जो लिक्विड है या जो मेनिस्कस है, अगर इस पर एक टेंजेंट को अगर क्रिएट करूं, here if I create a tangent on the free surface of the liquid, okay, so tangent, the angle between this particular tangent and the pipe surface and the tube surface is known as the contact angle. So आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉन्टैक्ट एंगल को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे फिगर नंबर बी में अगर इस चीज को ऑब्जर्व यहाँ पे करो तो आप देखोगे आपके पास अगेन जो मेनिस्कस हमारे पास बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, आपके पास सिंपली टेंजेंट क्रिएट कर रहा हूं। ओके, तो अब आप यहां पे अगर ट्यूब की सरफेस से इस टेंजेंट पे अगर एंगल क्रिएट करते हो, दिस पर्टिकुलर एंगल अल्फा इज रिप्रेजेंटिंग द कांटेक्ट एंगल। तो आपके पास यहाँ पे कैपिलरी इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है आपके पास यहाँ पे वो किस पे डिपेंड करती है, वो आपके पास यहाँ पे इस कांटेक्ट एंगल पे यहाँ पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसका भी यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, अब यहाँ पे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे फर्स्ट डायग्राम जो मेरे पास बना हुआ है, इस केस में जो अल्फा की जो वैल्यू है वो लेस देन 90 डिग्री है, ये लेस देन 90 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे जो अल्फा की जो वैल्यू आपको देखने को मिल रही है इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो यहां पर हम डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कांटेक्ट एंगल की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है दैट मींस इट इज अ वेटिंग लिक्विड, और अगर आपके पास कांटेक्ट एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री है इन दैट केस वी कैन से इट इज अ नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे एक सिंपल से ड्रॉपलेट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट मेरे पास है यहाँ पे जो मैंने क्रिएट करा है एक सरफेस के ऊपर, सिंपल सा लिक्विड ड्रॉपलेट है। अब ये जो लिक्विड ड्रॉपलेट है ये एक्चुअली में सरफेस को वेट नहीं कर रहा, बिकॉज इन दैट केस आपके पास जो ड्रॉपलेट है ये नॉन वेटिंग है बेसिकली। अब सेम वे में अगर आपके पास मैं यहाँ पर सेकंड फिगर आपको शो करूं, इन द सेकंड फिगर वी हैव अ ड्रॉपलेट इन दिस वे, सो वी कैन से इट इज अ वेटिंग लिक्विड। किस बेसिस पे हम कह रहे हैं यहाँ पर, ये जैसे आप देखो अगर मैं आपके पास यहाँ पर एक टेंजेंट अगर क्रिएट करता हूं फ्री सरफेस के ऊपर, सो इट इज गोइंग टू बी फॉर्म लाइक दिस वे। ओके, तो इसमें भी आपके पास फॉर्म होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री है, और यहाँ पे अगर आप इस एंगल को ऑब्जर्व करोगे सो हियर इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस वन, और अगर आप यहाँ पे एंगल देखोगे इट इज मोर देन 90 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो एंगल अल्फा है इट इज मोर देन 90 डिग्री, दैट मींस इन दैट केस the cohesion is more, the effect of cohesion is more as compared to the adhesion, and this is known as the non-wetting condition। और अगर आपके पास फर्स्ट सेकंड फिगर में आप देखोगे अल्फा की जो वैल्यू है लेस देन 90 डिग्री है, एंड हियर इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ adhesion is more as compared to the cohesion, and correspondingly this is a wetting liquid आपके पास यहाँ पर। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी ज्यादा बन जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों से, टॉपिक से। चलो अब देखते हैं आपके पास यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले तो कुछ हमारे पास यहाँ पे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपके पास जो कैपिलरी इफेक्ट है जैसे मैंने आपको अभी बताया, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये डिफाइन होती है बाय मींस ऑफ कांटेक्ट एंगल, और कांटेक्ट एंगल क्या था आपके पास, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस विद द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दैट इट इज नॉट गोइंग टू वेट द सरफेस। ओके, और जस्ट वेट अ मिनट, आपके पास यहाँ पे अगर अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है इन दैट केस इट इज गोइंग टू वेट द सरफेस, और अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री है सो इन दैट केस इट इज नॉट गोइंग टू वेट द सरफेस। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और वाटर के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है, तो दो चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले तो सिग्मा जो मैंने अभी आपको बताया 0.073 एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 0 हियर। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आपके पास जो कैपिलरिटी होती है ये आपके पास दो रीजन की वजह से होती है, या तो ये आपके पास कोहेशन की वजह से हो सकती है या फिर एडेशन की वजह से हो सकती है। लेकिन अभी आपने जो पढ़ा सरफेस टेंशन, इट इज इंटायरली ड्यू टू द कोहेशन ओनली। ओके, वहां पे एडेशन का कोई रोल आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
चलो अब चलते हैं आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे अभी तक जो हमने स्टडी करा वो थ्योरेटिकल एनालिसिस हमने कंप्लीट करा है। ओके, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकली वो आपने यहाँ पे कवर अप करा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो इस केस में यहाँ पर मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास एक लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने क्या करा, एक सिंपली ट्यूब को इमर्स करा है। ओके, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि आपके पास जो एडहेशन का जो इफेक्ट है इट इज मोर एज कंपेयर टू द कोहेशन, so in that case you are going to observe the capillary rise। कैपिलरी राइज आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे कैपिलरी राइज आपको देखने को मिल भी रहा है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखो ये जो मेनिस्कस मेरे पास है, ये जो मेनिस्कस है इस पर हमने एक आपका टेंजेंट क्रिएट करा है एंड द सरफेस टेंशन इज एक्टिंग अलोंग दिस लाइन हियर बिकॉज इट इज ऑलवेज एक्ट अलोंग दिस सरफेस। ओके, तो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास सरफेस टेंशन का जो वेक्टर है बेसिकली जो सरफेस के साथ बन रहा है इट इज अ कॉन्टैक्ट एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे जो सिग्मा है बेसिकली जो कि सरफेस के अलोंग जो लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हम डिफाइन यहाँ पे कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट वन इज द सिग्मा साइन ऑफ अल्फा एंड द सेकंड वन इज द सिग्मा कोस ऑफ अल्फा। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज सिग्मा साइन ऑफ अल्फा, ये पूरे के पूरे ट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है, इक्वली लग रहा है, बेसिकली इक्वल मैग्नीट्यूड का है अपोजिट डायरेक्शन पे। दैट मींस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर गोइंग टू बी बैलेंस विद ईच अदर। लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट इज द सिग्मा कोस ऑफ अल्फा, इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, परपेंडिकुलर ये आपके पास यहां पे एक्ट कर रहा है। तो इस केस में अगर हम यहां पे देखें आपके पास ये जो फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन पे जो लग रही है ये बैलेंस किसको कर रही है आपके पास, ये बैलेंस एक्चुअली में कर रही है कि आपके पास जो लिक्विड यहाँ पे जो रेस हुआ इसके वेट को ये आपके पास क्या करने की कोशिश कर रही है, बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे इसका एनालिसिस करना चाह रहे हो तो उस केस में आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है दैट कि हियर वी आर हैविंग द वर्टिकल surface tension force in the vertical direction and the second thing is this surface tension force is going to be balanced by the weight of the fluid which is there in the tube। okay, तो यहां पे मैं कुछ चीज अज्यूम कर रहा हूं, चलो अज्यूम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट अस से आपके पास यहां पे अगर मैं वर्टिकल फोर्सेस को अगर कैलकुलेट कर यहां पे करता हूं तो अगर आप वर्टिकल फोर्सेस को यहाँ पे बैलेंस करो कैलकुलेट अगर करते हो ओके, तो ये मैं अपवर्ड डायरेक्शन पे दिखा रहा हूँ सरफेस टेंशन फोर्स। तो इस केस में आप देख सकते हो इट विल बी इक्वल टू सिग्मा कोस ऑफ अल्फा, सो इट इज द सरफेस टेंशन फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और ये आपके पास कहाँ पे एक्ट कर रही है, ये अलोंग द आपके पास यहाँ पे सर्कमफ्रेंस पे एक्ट यहाँ पे करेगा बिकॉज द सरफेस टेंशन फोर्स इज ऑलवेज एक्ट अलोंग ए लाइन लेंथ आपके पास यहाँ पे। Okay, so this will be the total surface tension force in the vertically upward direction and correspondingly आपके पास जो weight of the liquid जो मेरे पास यहाँ पे होगा उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, it can simply be calculated as the product of mass into gravity। और mass क्या हो सकता है आपके पास, density into volume। okay, इस वे में आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। so here you can see the density is rho, gravity as it is and correspondingly the volume will be pi by 4 d square into h। h is representing the height here, capillary rise here। okay, तो अब अगर आपके पास यहाँ पे लिक्विड को अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे स्टेबल कंडीशन पे अगर रहना है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या होना पड़ेगा, सेम यहाँ पे रहना पड़ेगा। सो अगर आप यहाँ पे इक्वेट करते हो इक्वेटिंग 1 एंड 2 तो यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास जो रो जी है इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वेयर एच इज गोइंग टू बी इक्वल टू सिग्मा कोस ऑफ अल्फा इंटू पाई डी। ओके, तो अगर आप यहां पे इसे कैलकुलेट करोगे सो हियर यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द एच विल कम आउट टू बी अराउंड 4 सिग्मा कोस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय रो जी डी। सो ये एक्सप्रेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द हाइट ऑफ द कैपिलरी राइज, कि आपके पास कितना कैपिलरी राइज यहां पे हो रहा है बेसिकली। ओके, तो इस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते हो
जैसे मैंने अभी आपको बताया, अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन अगर 90 डिग्री होगा तो आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, वेटिंग स्टेट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री आपके पास यहाँ पे होगा, तो इन दैट केस यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द नॉन वेटिंग बिहेवियर, ओके, और वी कैन से द कैपिलरी डिप। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री को अगर पुट 90 डिग्री से ज्यादा ही वैल्यू पुट कर कॉरस्पॉन्डिंगली करोगे तो आपके पास जो एच आएगा वो नेगेटिव आएगा, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द आपके पास डिप इन द ट्यूब, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। So this is the final expression for the capillary rise or fall in the capillary effect. Okay, यहां तक कोई डाउट हो किसी को? बिल्कुल सिंपल सा केस है, ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है आपके पास, बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए जस्ट आपके पास, ठीक है ना। सरफेस टेंशन क्या है, कैपिलरी राइज क्या है, क्या आपके पास एक्सप्रेशन होंगे फॉर डिफरेंट केसेस, ये जस्ट आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस के ऊपर। अब कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे आप ये देखो, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करते हैं तो उस केस में आप डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हो, जैसे बल्क मॉडुलस हो गया, आपके पास इलास्टिक मॉडुलस हो गया, या फिर आपका शेयर मॉडुलस हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम जो बल्क मॉडुलस की जब हम बात करते हैं तो ये एक्चुअली में होता क्या है, ये अब सिंपल वे में कुछ इस वे में समझो। आपके पास अगर किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी को कंप्रेस करने के या बॉडी को और वॉल्यूमेट उसका वॉल्यूम को चेंज करने के लिए अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, या उसे आपके पास कंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हाई, ओके। आपके पास यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस है और जो कंप्रेसिबिलिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट प्रॉपर्टीज यहाँ पे होती है, ओके। मतलब कि जैसे हम यहाँ पे बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड आपके पास बहुत डिफिकल्ट है कंप्रेस करना एज कंपेयर टू गैसेस, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी होगी दैट विल बी वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द गैसेस, ओके। और जिस सब्सटेंस को ज्यादा कंप्रेस करने में डिफिकल्टी आपको देखने को मिल रही है, दैट मींस द बल्क वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस इज गोइंग टू बी वेरी हाई, ओके। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे लिक्विड के जो बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दी गैसेस हियर, ओके। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एक्चुअली में कंप्रेसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास अगर एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना प्रेशर आपको अप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, okay, so that means it is basically the measure of the volumetric strain caused by the unit change in pressure। तो अगर आपके पास किसी बॉडी के ऊपर या किसी लिक्विड में अगर आप यहाँ पे चेंज इन प्रेशर अगर लेके आ रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना चेंज आपको देखने को मिला डेंसिटी में, या कितना चेंज आपको देखने को मिला आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम में। सो दैट इज द मेजरेबिलिटी ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड, ओके। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कंप्रेसिबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, सो कंप्रेसिबिलिटी आपके पास यहाँ पे कैसे डिफाइन होगी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर, ये आपको इस वे में आप डिफाइन करोगे। मतलब कि एक यूनिट चेंज इन प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको ऑब्जर्व यहाँ पे हो रहा है, सो दैट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बिकॉज अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इंटायर एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पास जो बल्क मॉडुलस है और जो आपके पास कंप्रेसिबिलिटी है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे होती है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट k इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ द k विल बी इक्वल टू dp अपॉन माइनस dv अपॉन v, ओके। तो आपके पास यहाँ पे एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चेंज इन प्रेशर आपको ऑब्जर्व यहाँ पे हो रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बल्क मॉडुलस, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे अगर हम बात करें तो आपके पास जैसे लिक्विड्स की अगर हम बात करें, लिक्विड्स का जो बल्क मॉडुलस है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपके पास यहाँ पे एयर के, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास कुछ एक्सप्रेशंस पे इससे रिलेटेड। जैसे आपके पास अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बल्क मॉडुलस की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। जैसे अभी हमने कंप्रेसिबल गैसेस के लिए 3 प्रोसेसेस स्टडी करी थी, आइसोबैरिक, आपके पास आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे अगर फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपके पास क्या करने वाला हूं, मैं आपके पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या था कि आपके पास जो चेंज इन डेंसिटी आपको जो देखने को मिला, ठीक है, वो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर आपको देखने को मिल रही है। तो इस वे में आपने इस यहाँ पे आपने ये भी डिफाइन करा था कि हमारे पास
जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है मेरे पास, वो सेम रहता है। ओके, तो दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज गोइंग टू बी रिमेन कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपके पास यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, सो इट कैन बी रिटन एज पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। कुछ इस फॉर्म में आप लिख सकते हो यहाँ पर। एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम इसको रीअरेंज अगर करें, तो हियर यू विल ऑब्जर्व दैट पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी, और वी कैन से द dp divided by minus dv by v is going to be equal to pressure। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रीअरेंज करोगे, सो हियर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हियर। ओके, तो इस केस में आपको यहां पे ऑब्जर्व होगा दैट दिस पर्टिकुलर टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द बल्क मॉडुलस। सो वी कैन से whenever there is a change in state, okay, during the isothermal process, the bulk modulus is basically equal to the initial pressure of the gas। okay, इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर आपसे बल्क मॉडुलस की वैल्यू पूछी जा रही है फॉर अ कंप्रेसिबल गैस अंडर द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो ये हमेशा आपके पास यहाँ पे किसके इक्वल होगा, ये आपके पास हमेशा प्रेशर के इक्वल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इन द सेम वे, अगर मैं आपके पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ओके, ध्यान रखना। तो आपके पास रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पर आपने जो एक्सप्रेशन स्टडी करा था, दैट इज द पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस केस में अगर आप यहां पे इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करते हो, सो हियर यू विल गेट वी गामा इंटू डीपी प्लस गामा वी गामा माइनस 1 इंटू डीवी इंटू प्रेशर इट इक्वल टू 0। ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, सिंपली डिफरेंशिएशन है आपके पास यहाँ पे वी गामा की, गामा वी गामा माइनस 1 इंटू डीवी। तो अगर आप यहां पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज अगर आप यहां पे करो, सो हियर यू विल गेट दिस पर्टिकुलर टर्म। ओके, ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और फर्दर अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो, तो आपको देखने को मिलेगा, अच्छा यहां पर हम इसे सॉल्व अगर करें, तो इट विल बी कैंसल आउट बाय दिस वन हियर। सो हियर यू कैन सी dp डिवाइडेड बाय माइनस dv अपॉन v, इट विल बी इक्वल टू माइनस गामा p, सॉरी गामा p। सो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस यहां पर कैरी आउट हो रही है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ द बल्क मॉडुलस इज गोइंग टू बी इक्वल टू गामा टाइम p। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा बल्क मॉडुलस का फॉर अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका भी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे देख लो। जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी सबस्टांस के मास की, तो मास जो है वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, एंड द मास कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तो अगर आप यहां पे रो वी का जो प्रोडक्ट है, इसको अगर आप यहां पे डिफरेंशिएट करते हो, सो हियर यू विल फाइंड रो डी वी प्लस वी डी रो इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर हम देखें, तो आपके पास माइनस डीवी बाय जो वी होगा, इट इज कमिंग आउट टू बी अराउंड डी रो बाय रो। ओके, तो ये जस्ट आपको बताने का है कि आपके पास यहाँ पे जो बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला था, जो कि जिसको आप अभी लिख रहे थे dp बाय dv बाय v, ओके, इसको आप यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ध्यान रखना आपके पास। तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू रो dp बाय d रो। ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना, या तो आप यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन को याद रखो, या फिर आप इस एक्सप्रेशन को याद रखो, मर्जी आपकी है। और आपके पास यहाँ पे अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के इक्वल होगा। और अगर आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की स्टडी कर रहे हो, इन दैट केस द बल्क मॉडुलस इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ
एडियाबैटिक इंडेक्स और आपके पास यहाँ पे प्रेशर के इक्वल आपके पास ये होगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके पास यहाँ पे रिगार्डिंग द बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। तो फर्स्ट वैल्यू दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड द सेकंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपके पास जो फॉर्मूला आपने जो देखा है यहाँ पे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो ये 3 एक्सप्रेशन है जो कि आपके एग्जाम के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाले हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट इज द वेपर प्रेशर। अब देखो, कोई भी हाइड्रोलिक जो मशीन्स हमारे पास होती है, हाइड्रोलिक डिवाइसेस जो हमारे पास होती है, उसमें एक फिनोमिना देखने को हमें मिलता है, दैट इज कैविटेशन। ओके, तो कैविटेशन एक बहुत ज्यादा डेंजरस फिनोमिना है आपके पास, एक डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके किसी भी हाइड्रोलिक डिवाइस के अंदर। अब उस कैविटेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोई भी सबस्टांस जो है वो सबसे पहले तो बॉयल कैसा होता है, ठीक है, बॉइलिंग कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए, और इसी के साथ आपके पास वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग और कैविटेशन, अगर आप इन दोनों को तीनों को समझ गए हो तो आप आराम से हाइड्रोलिक डिवाइस के डिस्ट्रक्टिव जो फिनोमिना है उसको आप कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हो या उसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वेपर प्रेशर की, देखो वेपर प्रेशर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेट अस से अगर आपके पास एक सिंपल सा कंटेनर है, कंटेनर एक सिंपल सा रूम है, एक रूम में अगर आप एक लिक्विड के ग्लास ऑफ वाटर को अगर रखते हो तो जो ग्लास ऑफ वाटर है वो कंटिन्यूसली क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। ओके, तो अब आपके पास यहाँ पे इवेपोरेट तब तक करेगा जब तक कि आपके पास जो सराउंडिंग है और आपके पास जो लिक्विड है उन दोनों में एक फेस इक्विलिब्रियम मेंटेन यहाँ पे ना हो जाए, मतलब कि जो फर्दर इवेपोरेशन है वो यहाँ पे ना हो जाए। ओके, और जब आपके पास फर्दर इवेपोरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, या फिर जब हम कह सकते हैं जब फेस इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड के ऊपर बाय मींस ऑफ वेपर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अगर सिंपल वे में अगर हम यहाँ पे बताएं तो आपके पास जो वेपर प्रेशर है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास हर एक टेम्परेचर पे डिफरेंट यहाँ पे होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, कोरेस्पॉन्डिंगली जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो एक तरह से सैचुरेशन प्रेशर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, तो इसका ध्यान रखना। तो जब भी आपके पास वेपर और जब वाटर जब एक दूसरे प्रेजेंट है और आपके पास अगर दोनों के दोनों जो सबस्टेंस वो अगर फेस इक्विलिब्रियम पे मेंटेन है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी से दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इज नोन एज द वेपर प्रेशर। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड, आपके पास कि सबस्टेंस कोई भी लिक्विड बॉयल कैसे करता है, तो बॉइलिंग आपके पास तब होती है जब आपके पास वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है जब वो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल यहाँ पे हो जाएगी। जैसे आपने सुना होगा कि आपके पास जो लिक्विड है वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप लिक्विड को बॉयल कर रहे हो तो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यहाँ पे जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है, ओके, आपके पास वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल। ओके, ध्यान रखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कोरस्पॉन्डिंग जो आपके पास वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो आपके पास इसके इक्वल यहाँ पे देखने को मिलती है। अब आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर आप बॉइलिंग कर रहे हो, टेम्परेचर राइज जैसे जैसे हो रहा है, अब जैसे ही आपके पास यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर यहाँ पे होता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस जब यहाँ पे टेम्परेचर जब आपके पास यहाँ पे होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपके पास जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, क्योंकि पानी को जब आप बॉयल करना शुरू करोगे तो आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इनिशियली 20 डिग्री सेल्सियस है, लेट अस से टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपके पास जैसे मैंने आपको बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग एक डिफाइंड वेपर प्रेशर होगा। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, कोरस्पॉन्डिंगली जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज होगा। और अब आपके पास जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच करेगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द वेपर प्रेशर इज बेसिकली इक्वल टू दिस वन। ओके, और आपके पास ये जो वैल्यू है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है। सो वी कैन से दैट द लिक्विड इज बॉइलिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ध्यान रखना, आपके पास कोई भी लिक्विड बॉयल कब करता है, जब आपके पास वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो, वो एब्सोल्यूट प्रेशर के इक्वल यहाँ पे हो जाए। एट दैट पॉइंट द बॉइलिंग टेक प्लेस। अब समझते हैं कि आपके पास यहाँ पे कैविटेशन क्या होता है। अब इस केस में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, लेट अस से आप कुछ इस वे में समझो, लेट अस से वी हैव अ पाइप। ओके, दिस इज अ पाइप। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास कोई भी पंप्स की बात करो या टरबाइन की बात करो, तो जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा हमेशा प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा, डिक्रीज होगा, आपके पास कभी इंक्रीज होगा। इन द केस ऑफ पंप द फर्स्ट द प्रेशर विल डिक्रीज, आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग।
तो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके पास एक सिंपल सी पाइप है जिसमें मैं 3 पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, लेट अस से पॉइंट नंबर ए, बी एंड सी, एंड हियर द फ्लूइड इज फ्लोइंग एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पे फ्लूइड जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास जो टेम्परेचर है लेट अस से वो 20 डिग्री सेल्सियस है। सो अब आपको आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग एक डिफाइंड क्या होगा, वेपर प्रेशर हमारे पास यहाँ पे होगा। ओके, सो अगर टेम्परेचर हर एक पोर्शन पे सेम है तो कोरस्पॉन्डिंगली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, वो हर एक पॉइंट पर सेम रहने वाली है। ओके, आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब इस केस में हुआ क्या, अब आप ये देखो कि एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लगातार वेरी कर सकता है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पंप के केस में बताया कि पंप के केस में प्रेशर पहले क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर आपके पास फर्दर इंक्रीज कर रहा है। सो हियर आई एम हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग दैट द आपके पास यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है पीए, इट इज मोर, ये आपके पास वैल्यू जो है पीए वो पीवी से ज्यादा है। ओके, और बी पॉइंट पर आपके पास जो पीए की जो वैल्यू है लेट अस से इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर, और आपके पास सी पॉइंट पर पीए की जो वैल्यू है वो ज्यादा है पीवी के। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो लगातार वेरी कर रहा है। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, एट द पॉइंट नंबर ए द एब्सोल्यूट प्रेशर इज मोर देन द वेपर प्रेशर, देयरफॉर आपके पास यहाँ पे कोई भी बॉइलिंग नहीं होगी। ओके, लेकिन जैसे ही लिक्विड पॉइंट नंबर बी को रीच करेगा और आपके पास यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम होती है या उसके इक्वल अगर होती है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉइलिंग फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। तो दैट मींस आपके पास इस पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारे पास क्या होने वाला है, आपके पास यहाँ पे वेपर की फॉर्मेशन होने वाली है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जैसे जैसे लिक्विड फ्लो करेगा आपके पास जो वेपर मूव करेंगे तो आपके पास जो वेपर है वो पॉइंट नंबर सी पे रीच करेंगे, और मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास जो पॉइंट नंबर सी पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है इट इज मोर देन द वेपर प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बर्स्टिंग होगी यहाँ पे बेसिकली। तो बबल जैसी बर्स्ट करते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो आपके पास यहाँ पे इस वॉइड्स को फिल करने के लिए रश करता है। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ प्रेशर वेव इज जनरेटेड। तो जो प्रेशर वेव अब जो जनरेट होगी वो क्या कर रही है, वो पाइप की सरफेस को डैमेज करेगा। ओके, और आपको पिटिंग और इरोजन फिनोमिना देखने को मिलेगा, एंड दैट पर्टिकुलर इंटायर फिनोमिना इज नोन एज द कैविटेशन। तो कैविटेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, कैविटेशन तब आपको देखने को मिलता है जब आपके पास जो लिक्विड है वो आपके पास एक वेरिंग प्रेशर रीजन से फ्लो कर रहा है, और जैसे ही वो लो प्रेशर रीजन पे पहुंचेगा आपके पास यहाँ पे बॉइलिंग फिनोमिना टेक प्लेस होगा। ठीक है, बबल्स की फॉर्मेशन होगी, और जैसे ही वो हाई प्रेशर रीजन पे पहुंचेगा आपके पास बबल जो है बर्स्ट करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, बबल बर्स्टिंग के साथ प्रेशर वेव जनरेट होगी, और आपके पास एक प्रेशर वेव फ्लो करेगी पूरे के पूरे सिस्टम में, जो कि सिस्टम को डैमेज कर सकती है। सो दिस एंटायर फिनोमिना इज नोन एज द कैविटेशन फिनोमिना। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, तो कैविटेशन बेसिकली आपके पास यहाँ पे अवॉइड कैसे करते हैं, जैसे आपने देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में हम एनपीएसएच प्रोवाइड करते हैं आपके पास यहाँ पे। ठीक है, आपके पास टर्बाइंस में हम बात करें तो ड्राफ्ट ट्यूब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, थॉमस कैविटेशन फैक्टर आप डिफाइन करते हो पंप्स के अंदर। ठीक है ना, तो ये सब कंडीशंस हमारे पास है कुछ जिससे आप यहाँ पे कैविटेशन को अवॉइड कर सकते हो। या फिर आपके पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपके पास कोटिंग कैविटेशन रेजिस्टेंट मटेरियल का आप यूज कर सकते हो, कोटिंग कर सकते हो आपके पास यहाँ पे, जिससे कैविटेशन के इफेक्ट को हम क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके। तो इसका भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो, तो ये था आपके पास यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जो हमने यहाँ पे अब कंप्लीट करा है। तो आपके पास फर्स्ट चैप्टर में ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम करेंगे कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी और आपके पास सब्जेक्टिव भी। तो जैसे आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो प्रेशर है बेसिकली फ्लूइड का वो इंक्रीज हो रहा है 2 मेगापास्कल टू 5 मेगापास्कल, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है बाय 0.15%। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आपसे क्या पूछा है, बल्क मोल्डस की वैल्यू यहाँ पे पूछी हुई है। तो अब आप ये देखो कि आपके पास यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो बल्क मॉडुलस मेरे पास यहाँ पे होता है इट इज बेसिकली इक्वल टू डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, यही मैंने आपको बताया था अभी। तो आपके पास यहाँ पे जो डीपी है ये कितना आपके पास चेंज आपको देखने को मिल रहा है, इट इज चेंजिंग बाय 3 मेगापास्कल। ठीक है ना, इतना आपको प्रेशर चेंज आपको देखने को मिला, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम में जो चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिला ये कितना है, ये 0.15% के इक्वल आपके पास है। ठीक है, ध्यान रखना डिक्रीज हो रहा है ना ये आपके पास, यहाँ पे तो नेगेटिव साइन आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में अगर आप देखोगे आपके पास dv बाय v की जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग आउट टू बी 0.15 डिवाइडेड बाय 100। ओके,
तो अगर आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा वैल्यू, यहाँ पे आपको मिल जाएगी सिंपली बल्क मॉडुलस की वैल्यू। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी इट विल बी अराउंड 2 × 10⁻³ मेगा पास्कल। ओके, और वी कैन से इट इज द 2 गीगा पास्कल। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे वो क्या रहने वाला है, वो हमारे पास करेक्ट रहने वाला है। ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपल केस। सो इसका ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल आपसे पूछे जा सकते हैं, सिंपल सिंपल इन द एग्जाम्स। सेम केस में नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, कैलकुलेट द मिनिमम साइज ऑफ अ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज्ड to measure the water level when the capillary rise in the tube is not to exceed 0.4 millimeter and the surface tension of the water in contact with the air is this one। क्या निकालना है आपको यहाँ पे, मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास। ओके, किसके लिए, जिसको आप यूज कर रहे हो टू मेजर द वाटर लेवल। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या दे रखा है कि आपके पास जो कैपिलरी राइज है वो इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा था जो कैपिलरी राइज का जो फॉर्मूला था H = 4 सिग्मा कोस ऑफ थीटा। इस एक्सप्रेशन में थोड़ा एक और चीज ध्यान रखना, आपके पास इस एक्सप्रेशन के कोरिस्पॉन्डिंग जो हाइट और डायमीटर है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर आपके पास आप यहाँ पे देखोगे, अगर ट्यूब का डायमीटर अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते जाएं तो कोरिस्पॉन्डिंगली जो कैपिलरी इफेक्ट है उस वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, वो कम होता जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से अब आपके पास यहाँ पे जो मैनोमेट्रिक ट्यूब जो हमारे पास यहाँ पे होती है उसका जो डायमीटर है वो हम एक लिमिट से ज्यादा रखते हैं। तो आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ द ट्यूब है, बेसिकली डायमीटर ऑफ द ट्यूब अगर ये 6 मिलीमीटर से ज्यादा मेरे पास होता है, इन दैट केस आपके पास जो कैपिलरी इफेक्ट है वो मिनिमाइज यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपसे यही पूछा हुआ है कि आपके पास कितना डायमीटर यहाँ पे होगा। तो ध्यान रखना, इस केस में हमें सिंपल सा ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करना है, सारी की सारी वैल्यूज आपको गिवन है, एज इट इज यहाँ पे पुट करो और वैल्यूज को निकाल लो। तो अगर आप देखोगे आपके पास जो हाइट है कितनी गिवन है, 0.4 मिलीमीटर। आपके पास सिग्मा यहाँ पे गिवन है 0.0735। अब एक चीज देखो, आपके पास कॉन्टैक्ट एंगल की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम बेसिकली वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर के लिए जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है इट इज इक्वल टू 0। तो आप 0 को एज इट इज पुट करोगे, डेंसिटी आपके पास यहाँ पे क्या होगी, 1000 होगी, ग्रेविटी क्या है आपके पास 9.81 और डायमीटर आपके पास क्या होगा यहाँ पे d होगा। ओके, तो यहां से आप सॉल्व करके इसको निकाल सकते हो और डायमीटर की जो वैल्यू यहाँ पे आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। तो ध्यान रखना, सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास ये है। नेक्स्ट आपके पास सोप हेल्प इन क्लीनिंग दी क्लॉथ बिकॉज, अब देखो आपके पास जो क्लॉथ जो सोप हमारे पास साबुन जो आपके पास यहाँ पे होता है वो क्यों आपके पास यहाँ पे हेल्प करता है कपड़े को धोने के लिए, बिकॉज आपके पास जब सोप को जब वाटर में ऐड करते हो तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो सरफेस वाटर है, ठीक है, जो लिक्विड है बेसिकली उसका सरफेस टेंशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो आपके पास सरफेस टेंशन रिड्यूस होने की वजह से आपके पास जो वो है लिक्विड मेरे पास है ये इजिली सोक हो जाता है बॉडी के अंदर या फिर आपके पास क्लॉथ के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो डी आपके पास यहाँ पे होगा वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपके पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यूट्यूब इज मेड अप ऑफ 2 कैपिलरीज ऑफ बोर 1.2 मिलीमीटर एंड 2.4 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। The vertical tube is partially filled with a liquid of surface tension 0.055 and 0 contact angle. If the estimated difference in the level of 2 menisci is 1 centimeter, then what will be the density of the liquid? तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास एक सिंपल सा यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ पर है जिसका डायमीटर जो है वो डिफरेंट आपके पास यहाँ पर है। ओके, तो अब आपने इसमें क्या करा, आपने इसमें सिंपल सा एक फ्लूइड एंटर करवाया और जब फ्लूइड को जब आपने एंटर करा तो आपके पास यहाँ पे जो स्मॉल डायमीटर की जो ट्यूब है उसमें आपको सरफेस कैपिलरी इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिला और जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा राइज कर गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये जो डिफरेंस आपको जो देखने को मिला है, ये डिफरेंस आपके पास यहाँ पे गिवन है कितना, आपके पास ये 1 सेंटीमीटर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओके, डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि डेंसिटी क्या होगी बेसिकली। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हम यहाँ पे कोई भी रेफरेंस अगर लेते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो हाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, जो हाइट का जो डिफरेंस है ये आपके पास हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैपिलरी इफेक्ट।
तो आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 1 सेंटीमीटर बेसिकली है, ये क्या चीज है? ये आपके पास H1 माइनस H2 है। ओके, और आपके पास यहाँ पे H1 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो 4 सिग्मा cos ऑफ थीटा बाय रो जी D1, इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। इस वे में आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमारे पास सिग्मा एज इट इज यहाँ पे गिवन है, कॉन्टैक्ट एंगल 0 डिग्री एज इट इज यहाँ पे मेंशन है। ओके, कोरेस्पॉन्डिंगली डेंसिटी आपको निकालनी है, डायमीटर्स आपको एज इट इज यहाँ पे गिवन है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आप डायमीटर की वैल्यू को डेंसिटी की वैल्यू को यहाँ पे निकाल सकते हो। तो इसको आप खुद से सॉल्व करना, आपके पास जस्ट सारी की सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है, बिकॉज सिग्मा यहाँ पे गिवन है, 0 आपको गिवन है, आपके पास ग्रेविटी और डायमीटर भी आपको यहाँ पे गिवन है। ओके, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। सो आपके पास जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 934 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, अ लिक्विड वुड वेट द सॉलिड। अच्छा, लिक्विड कब सॉलिड को वेट करता है? जब, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, और जब कांटेक्ट एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, दैट मींस आपके पास जो एडहेशन इफेक्ट है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कोहेशन इफेक्ट। तो अगर आपके पास एडहेशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कोहेशन, इन दैट केस द लिक्विड इज गोइंग टू वेट द सॉलिड सरफेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास, if P is a gauge pressure within a spherical droplet, then the gauge pressure within a bubble of the same fluid of same size। अच्छा, इस केस में देखो यहां पे मेंशन नहीं है एयर बबल, सॉप बबल, वाटर ड्रॉपलेट, कुछ मेंशन नहीं है। तो जब आपके पास ड्रॉपलेट की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट मींस आपके पास यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है वो एयर बबल है या फिर वाटर ड्रॉपलेट आपके पास है। और जब हम बबल की बात कर रहे हैं सो इट इज बेसिकली ए सॉप बबल। तो जैसे आपने अभी देखा था कि आपके पास ड्रॉपलेट के केस में जो डेल्टा पी होता है ये क्या होता है? बेसिकली 4 सिग्मा बाय डी के इक्वल होगा। ओके, और आपके पास बबल के केस में जो प्रेशर डिफरेंस होगा ये क्या होता है? ये 8 सिग्मा बाय डी के इक्वल यहाँ पे होता है। ये आपने देखा था। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास जो बबल के अंदर, सो बबल के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस है इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स 4 सिग्मा बाय डी, और वी कैन राइट इट विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा पी। तो आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे बबल के अंदर जो गेज प्रेशर होगा दैट मींस द प्रेशर डिफरेंस इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2p। ओके, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सीडोप्लास्टिक फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स द अपेरेंट विस्कोसिटी। देखो सीडोप्लास्टिक के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, ये वो फ्लूइड होते हैं आपके पास जिसमें आप जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो थिन होते जाएंगे। ओके, तो इस केस में आपके पास जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीजिंग डिफॉर्मेशन रेट, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा तो ये कुछ आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी हमने अभी फर्स्ट चैप्टर आपके पास जो कंप्लीट करा है, तो इसमें जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। लास्ट कल के लेक्चर में भी मैंने आपको 4 क्वेश्चन प्रोवाइड करे थे। आज की आपके पास जो क्लास है इसमें जो भी हमने पढ़ा इसमें ये कुछ 4 क्वेश्चन आपके पास फ्रेम हो सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कोशिश करना आपके पास यहाँ पे जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है जैसे आप इसको लिखते हो, ठीक है, तो प्रॉपर वे में इनको एक्सप्लेन करके आपके पास यहाँ पे ट्राई करना। ओके, क्योंकि आपके पास जो मेंस का एग्जाम होता है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, यही आपके पास मार्क्स स्कोरिंग आपके पास यहाँ पे होता है एज कम आपके पास थोड़ा सा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये था कुछ आपके पास आज का लेक्चर। अब कल की क्लास जो हम यहाँ पे लेंगे वो पैनल पे ही स्टार्ट होगी। ओके, वो आपके पास, और कल की क्लास में हम यहाँ पे सेकंड चैप्टर को शुरू करेंगे, दैट इज द प्रेशर एंड इट्स प्रेशर मेजरमेंट। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, सो दैट इज फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।